तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में जब हम लोगों ने स्टेडी करंट की एनालिसिस की थी, ट्रांजिएंट और स्टेडी दो करंट की एनालिसिस हम लोगों ने देखे थे, उसके लिए गैल्वेनोमीटर कैसा रिस्पॉन्स करता है वो देखा था। तो जब हम लोगों ने स्टेडी करंट की बात की थी तो उसमें एक टर्म आया था थीटा ज़ीरो इक्वल्स आई एन ए बी ओवर ओमेगा स्क्वायर आई, या एन ए बी ओवर सी। ओमेगा स्क्वायर आई वॉज नथिंग बट सी। तो जब अगर स्टेडी करंट फ्लो होगी तो हम ये लिख सकते हैं कि I इक्वल्स C ओवर एन ए बी मल्टीप्लाइड बाई थीटा ज़ीरो। तो अब अगर हमें करंट मेज़र करना है, तो अगर हम थीटा ज़ीरो मेज़र कर लें, और ये सब चूँकि कांस्टेंट्स हैं, एन कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है, कॉइल का एरिया कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फ्लक्स हम देख सकते हैं मैग्नेट के अनुसार, ये फाइबर का रिस्टोरिंग टॉर्क जो कपल लग रहा है वो है। तो अगर ये सारी चीज़ें पता हों, ये सारे कांस्टेंट्स अपने को पता हों, और ये अगर हम थीटा ज़ीरो मेज़र कर लें, तो थीटा ज़ीरो तो एंगल है, लेकिन अगर हम उस एंगल को किसी स्केल पे मेज़र करें, समहाउ लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट, ये अगर गैल्वेनोमीटर हो, उसमें एक मिरर लगा हुआ है, यहाँ पर हमने कोई लैंप रखा है, बल्ब रखा है, तो यहाँ से लाइट जाएगी और वो रिफ्लेक्ट होकर के इधर कहीं पहुँचेगी, ओके, जिस एंगल से। तो इस तरीके से यानी कि अब अगर इसमें स्टेडी करंट हम डालते हैं तो वो उसमें डिफ्लेक्शन होगा, तो ये मिरर घूमेगा तो वो इधर कहीं चला जाएगा, स्केल हमने रखा हुआ है। तो ये थीटा ज़ीरो जो एंगल है, थीटा ज़ीरो, यानी कि वो लीनियर स्केल पे अगर उसको हम फाई ज़ीरो कहें और वो मेज़र कर लें, एंगल तो हम मेज़र कर नहीं पाएंगे, तो लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट की ज़रूरत सस्पेंडेड टाइप गैल्वेनोमीटर्स जो होते हैं वो इसीलिए होती है कि हम एक लैंप लगाते हैं और जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कह लो या एंगल चेंज कह लो, चेंज इन एंगल है करंट फ्लो होने की वजह से, जो थीटा ज़ीरो जिसको हम कह रहे हैं, उसे अगर हमें मेज़र करना है तो वो लीनियर स्केल पे अगर हम उसको मेज़र कर लें तो दैट वी कैन कैलकुलेट दिस करंट, ओके। तो इसमें बस आप थोड़ा सा आपको ध्यान ये देना है, सपोज़ ये पहले पोजीशन थी हमारी मिरर की, मिरर नॉर्मल है, यहाँ पे रखा हुआ है हमारा स्केल, ये उस पे नॉर्मल है, ये लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो अगर लाइट इस किसी एक पर्टिकुलर एंगल से इंसिडेंट होगी तो उसी एंगल पे यहाँ जा रही होगी। तो ये पहले की पोजीशन है जब ये ज़ीरो बता रहा है। अब अगर मिरर थीटा डिग्री से घूम जाए, क्योंकि हम कह रहे हैं कि थीटा 0 डिग्री से ये चेंज हो गया, उसमें स्टेडी करंट गई, वो घूम गया, तो इंसिडेंट एंगल तो नहीं बदला, लेकिन मिरर घूम जाने की वजह से मिरर का नॉर्मल चेंज हो जाएगा, और मिरर का नॉर्मल चेंज होने की वजह से एंगल ऑफ इंसिडेंट बदल जाएगा। तो अब जो दूसरी जगह इमेज बनेगी उसकी, ये थोड़ा सा हम नीचे बना लेते हैं, 1 मिनट, ये प्रीवियस पोजीशन, ये उस पे नॉर्मल है, ये एंगल इंसिडेंट है, ये स्केल पे पहले पड़ रहा है, अब ये थीटा 0 से चेंज हुआ और ये नई पोजीशन हमें मिल गई। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, इसको हम फाई 0 कह रहे हैं। तो अगर ये मिरर अपने
इस नॉर्मल से थीटा 0 डिग्री से चेंज हो जाए तो एक सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से हम निकाल सकते हैं कि ये जो परिवर्तन होगा पहली पोजीशन जो 0 पर थी उसमें और दूसरी जगह जब वो जा रहा है तो वो 2 टाइम्स ऑफ थीटा 0 होगा। और दूसरी चीज़ कि ये जो स्केल रखा हुआ है वो 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ओके, तो अब अगर हम इसको फाई 0 मान लें तो यहाँ पर tan 2 थीटा 0 मस्ट बी इक्वल टू फाई 0 डिवाइडेड बाई 1000 इन तो अब अपने को ये पता है कि दिस आई इक्वल्स सी एन ए बी थीटा 0, या यहाँ पर थीटा 0 की वैल्यू अगर एंगल बहुत छोटा हो तो दिस थीटा 0 is nothing but phi 0 divided by 2000. So this CNAB, this phi 0 over 2000, या इसी को हम कहते हैं CS phi 0, where CS is nothing but C over NAB multiplied by 2000. So this CS is nothing but current sensitivity. यानी कि 1 mm डिफ्लेक्शन के लिए कितनी करंट रिक्वायर्ड है, 1 mm डिफ्लेक्शन लीनियर स्केल पे 1 mm डिफ्लेक्शन के लिए कितनी करंट रिक्वायर्ड है। तो यहाँ से सी एस का जो यहाँ से सी एस की जो यूनिट आएगी दिस इज आई ओवर पाई 0 एम्पियर पर एम एम, है ना। 1 mm डिफ्लेक्शन के लिए कितनी करंट आप दे रहे हो, तो जितनी कम करंट आप दोगे उतना सेंसिटिव होगा इंस्ट्रूमेंट, यानी कि वो कम से कम करंट को भी मेज़र कर सकता है। सो दिस इज़ द करंट सेंसिटिविटी। तो एक्सपेरिमेंट में हम यही करते हैं कि करंट सेंसिटिविटी निकालने के लिए तो प्रोसीजर हम दोनों तरफ करते हैं, डिफ्लेक्शन करंट की डायरेक्शन को घुमाते हैं, दोनों तरफ देखते हैं। बेसिकली हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो फाई 0 हम निकाल रहे हैं वो हम ठीक से निकालें, है ना, एक्सपेरिमेंट में। तो दोनों तरफ हम डिफ्लेक्शन देखते हैं और फिर सिंपल यही कैलकुलेशन है ना। 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो उसके डेफिनेशन में है। 1000 अगर 1 मीटर पे नहीं रखेंगे तो ये 1000 से कुछ अलग आएगा, डिवाइडेड बाई 2000 की बजाय वो कुछ और हो जाएगा, बिकॉज 2 टाइम्स ऑफ दिस थीटा 0, दिस इज़ द परपेंडिकुलर 1 मीटर परपेंडिकुलर है और ये बेस हमारा फाई लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। ओके, सो दिस इज़ द करंट सेंसिटिविटी। इसको हम एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते हैं। अगर हमको एन ए बी और सी का वैल्यू नहीं भी पता है तो भी हम यहाँ से करंट सेंसिटिविटी निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से अगर ट्रांजिएंट करंट में चार्ज निकालना हो, ट्रांजिएंट करंट में चार्ज निकालना हो तो उसके लिए इक्वेशन थी हमारे पास। अच्छा, ये सारी इक्वेशंस हम लोगों ने क्लासरूम में डिस्कस की हुई हैं, है ना। तो इस वजह से ऐसा नहीं है कि ये कोई नई चीज़ है। ओके, सो दिस यहाँ से Q विल बी इक्वल टू C ओवर इसको एक्चुअली हम करंट सेंसिटिविटी के फॉर्म में बनाना चाहते हैं। है ना, ओमेगा 0 की जगह ये रखा,
ठीक है। अब अभी करंट सेंसिटिविटी में जो हम लोगों ने निकाला था, C/2000 NAV, and this is nothing but T/2 pi and phi 0. अब आप कहेंगे कि ये T/2 पाई कहाँ से आ गया? तो T/2 पाई आ गया ये जो ओमेगा 0 है। तो जब ऑसिलेशन शुरू हुआ था, है ना, ट्रांजिएंट करंट जाने पर जब हम लोगों ने निकाला था थीटा बराबर ओमेगा 0 बाई ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये हम लोगों ने निकाला था, तो वहाँ पर जो टाइम पीरियड, अगर ये ऑब्वियसली इफ इट इज साइन ओमेगा टी तो उसका अपना एक टाइम पीरियड होगा, तो टी बराबर 2 पाई बाई ओमेगा, तो ये वहीं से आ रहा है। ओके, तो दिस इज नथिंग बट CS। तो अगर हमें दिस 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 एंड दिस, तो अगर हमें करंट सेंसिटिविटी पता हो किसी इंस्ट्रूमेंट की, तो हम उसकी चार्ज सेंसिटिविटी भी निकाल सकते हैं, बशर्ते कि हम ये निकाल लें कि जो उसके अनडैम्प्ड ऑसिलेशन है ना, ओमेगा 0 जब था, जब वो कोई डैम्पिंग फोर्स हमने कंसिडर नहीं किया था, जो ओमेगा 0 ऑसिलेशन हो रहा था एंगुलर वेलोसिटी, किसी भी प्रकार का डैम्पिंग फोर्स हम लोगों ने कंसिडर नहीं किया था, तो टी जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड है जो अनडैम्प्ड ऑसिलेशन का है। लेकिन अगर डैम्प्ड ऑसिलेशन का भी टाइम पीरियड अपने को पता है, तो हमें ये पता है कि वो किस तरीके से बदल रहा है। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर के केस में ये सारे एक्सपेरिमेंट बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर के हैं, हेवीली डैम्प्ड के नहीं हैं अभी। हमें लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट पता है, यानी कि हमें ये पता है कितनी देर में एम्पलीट्यूड का क्या रेशियो होगा, है ना। तो टी में उसकी इक्वेशन भी हमें पता है, θ1/θ2 बराबर θ2/θ3, इस तरीके से ये पता है हमें। इसको हम लोगों ने कहा था e की पावर, ये निकला था e के पावर k t'/2, तो इसको हम लोगों ने कहा था e की पावर लैम्डा। तो अगर t अपने को पता है, टाइम पीरियड लैम्डा अगर हम निकाल लें, सक्सेसिव एम्पलीट्यूड्स का रेशियो निकाल करके भी हम ये काम कर सकते हैं। तो वहाँ से हमें ये पता था, θ1 बराबर निकल के आया था ओमेगा 0 बाई ओमेगा e की पावर माइनस लैम्डा बाई 2, या दिस वाज नथिंग बट θ0 e की पावर माइनस लैम्डा बाई 2। तो हम θ0 बराबर हो जाएगा θ1 e की पावर लैम्डा बाई 2, या θ1 टाइम्स, अगर हम एक्सपैंड कर दें तो 1 प्लस लैम्डा बाई 2, आगे के टर्म्स छोड़ दें, अगर हायर ऑर्डर को छोड़ दें, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि θ0 हम बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर में हम बार बार कह रहे हैं, तो उसके लिए हमको ये निकालेंगे, θ1 निकालेंगे और लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट निकालेंगे, तभी हम θ0 निकाल पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये पता है हमें। तो यहाँ से अगर हम
टाइम पीरियड भी देखें, टी के उस इक्वेशन में देखें तो जो करंट सेंसिटिविटी है वो हमें चार्ज सेंसिटिविटी वो बन जाएगी QS phi 1 plus lambda by 2, where QS is nothing but CST over 2 pi। तो ये चार्ज सेंसिटिविटी भी निकाल सकते हैं। ओके, तो करंट सेंसिटिविटी हो या चार्ज सेंसिटिविटी निकालना हो, हम बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर की सहायता से निकाल सकते हैं। अब ये अगर निकाल लिए हैं तो इसी में एक्सपेरिमेंट है कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर का, कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर निकालना। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम एक कैपेसिटर को बैटरी से लगा दें तो इट विल टेक सम टाइम टू गेट फुल्ली चार्ज्ड। अब उस फुल्ली चार्ज्ड कैपेसिटर को हम गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दें तो उसके लिए हम एक यहाँ पे मॉर्स्की ले रहे हैं। मॉर्स्की ऐसी क्यों होती है कि अगर हम एक बार उसको प्रेस करेंगे तो वो इससे कनेक्ट होगी और जैसे ही उसको रिलीज़ करेंगे वो इससे कनेक्ट हो जाएगी। यानी कि जब हम उसको प्रेस कर रहे हैं, while we press the key, it will charge the capacitor, और जैसे ही हम उसको रिलीज करेंगे तो वो गैल्वेनोमीटर के थ्रू डिस्चार्ज होने लगेगा। तो अगर वो गैल्वेनोमीटर के थ्रू डिस्चार्ज होगा तो ये एक ट्रांजिएंट करंट बनेगी, स्टेडी करंट तो बनेगी नहीं। तो अब अगर ये ट्रांजिएंट करंट बनेगी तो अभी हम लोगों ने निकाला कि दिस Q जो चार्ज होगा दैट इज नथिंग बट QS थीटा 1 प्लस लैम्डा बाई 2 इसके बराबर होगा। तो अगर हमें QS अब नहीं पता है तो हम क्या निकालेंगे, CST ओवर 2 पाई। तो करंट सेंसिटिविटी अगर हमें पता है तो हमें चार्ज सेंसिटिविटी पता हो जाएगी। तो this capacitance is nothing but Q by V। तो QS ओवर V जो वोल्टेज सोर्स हमने लगाया हुआ है, फर्स्ट थ्रो निकाल लें, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट निकाल लें तो हम उस कैपेसिटी का कैपेसिटेंस बता सकते हैं, उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बता सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी इजी एक्सपेरिमेंट। तो जब ये परीक्षा में पूछा जाएगा तो सबसे पहले तो हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे, उसका प्रोसीजर लिखेंगे कि मॉर्स की से एक बैटरी को कनेक्ट करते हैं और उसके दूसरे एंड से हम उस गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करते हैं। तो जब हम मॉर्स्की को प्रेस करते हैं तो इट विल कनेक्ट द कैपेसिटर विद द बैटरी एंड इट स्टार्ट्स चार्जिंग, कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट में सबसे जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम कैपेसिटर को 20 से 25 सेकेंड या 30 सेकेंड तक चार्ज करते हैं। नॉर्मली जो कैपेसिटर आपके एक्सपेरिमेंट्स में दिए जाते हैं वो माइक्रोफेराड ऑर्डर के दिए जाते हैं, तो इतनी देर में वो चार्ज हो जाते हैं, फुल्ली चार्ज हो जाते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि इतनी देर क्यों, तो टाइम कांस्टेंट आपको पता है कि 5 टाउ टाइम कांस्टेंट का अगर हम देखें 5 टाइम्स तो इट विल 99.9% जो कैपेसिटेंस वो जो चार्ज है कैपेसिटर पे वो एक्यूमुलेट हो जाएगा अपने इनिशियल चार्ज। तो दिस इज़ द सिंपल एक्सपेरिमेंट। तो इस तरीके से हम करते हैं। अब इसी में एक दूसरा एक्सपेरिमेंट और भी है, मेजरमेंट ऑफ हाई रेजिस्टेंस। ये थोड़ा सा एक ट्रिकी टाइप का है कि इसमें हम दो अलग अलग तरीके से एक सर्किट
थोड़ा सा अंतर है, मॉर्स्की से कनेक्ट होगा। और ये जो कनेक्शन है वो कुछ ऐसा है। तो इसमें दो बैटरियां लगी, दो की लगे हुए हैं, 0.1 2, और ये मॉर्स की है और ये 2 वे की है। तो इसमें सबसे पहले हम करते क्या हैं कि इसको 1 से कनेक्ट करेंगे, इस 2 वे की को। 2 वे की ऐसा है कि बीच में रहेगा तो किसी से कनेक्टेड नहीं है, एक तरफ कनेक्ट करेंगे तो ये बैटरी से कनेक्ट हो जाएगा। कलर चेंज कर सकते हैं। इससे कनेक्ट करने पे ये और मॉर्स की को प्रेस कर देंगे तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगी। तो ये बैटरी चार्ज होने लगेगी। बैटरी चार्ज हो रही है तो एक बार हम क्या करेंगे, एक बार हम इसको रिलीज़ करेंगे, 2 से कनेक्ट करेंगे और रिलीज़ कर देंगे तो वो हाई रेजिस्टेंस के थ्रू हो करके डिस्चार्ज होगी। जो ये सॉरी, इसको कनेक्ट करते रहेंगे, 2 से इसको कर देंगे तो हाई रेजिस्टेंस के थ्रू ये डिस्चार्ज होगा कैपेसिटर। और दूसरी बार इसको हम गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर देंगे। तो द प्रोसेस इज कि इस एक्सपेरिमेंट में हम 2 बार इसको ऑब्जर्वेशन लेते हैं। ओके, सबसे पहले काम क्या है कि पहले हम कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज कर लेंगे लॉन्ग टाइम तक प्रेस करके। उसके बाद सबसे पहला काम ये है कि इसमें आप चाहें तो प्रोसीजर लिखेंगे कि सबसे पहले हम फुल्ली चार्ज करेंगे, फुल्ली चार्ज द कैपेसिटर। नंबर 2, दूसरा स्टेप ये है कि कैपेसिटर को हम डिस्चार्ज करेंगे थ्रू गैल्वेनोमीटर। डिस्चार्ज द कैपेसिटर थ्रू गैल्वेनोमीटर। ऑब्जर्वेशन लेंगे तो ऑब्वियसली जो हमें मिलेगा वो Q बराबर QS थीटा नॉट 1 प्लस लैम्डा बाई 2। इसको अगर हम Q0 कह लें। तीसरा स्टेप, चार्ज अगेन द कैपेसिटर। चौथा स्टेप, डिस्चार्ज थ्रू R, ये जो R लगा हुआ है। ओके, अब जब रेजिस्टेंस से डिस्चार्ज होगा तो इसके लिए जो एक्सप्रेशन हम लोगों ने पढ़ा है, एक्सपोनेंट माइनस t बाई टाउ, वेयर टाउ इज नथिंग बट RC। तो जब कैपेसिटर गैल्वेनोमीटर से डिस्चार्ज होगा तो ये एक्सप्रेशन है। कैपेसिटर रेजिस्टेंस के थ्रू डिस्चार्ज होगा तो अपने पास ये एक्सप्रेशन है। ओके, पांचवा स्टेप, जब ये डिस्चार्ज हो रहा होगा, फुल्ली डिस्चार्ज होने से पहले we will again make connection to galvanometer
तो अब अपने पास जो सिचुएशन बचेगी वो बचेगी दिस Q इक्वल्स QS, जो रिमेनिंग चार्ज है। अब ये θ1 प्लस λ/2, पहली बार वाले में हम जब डायरेक्ट गैल्वेनोमीटर से डिस्चार्ज कर रहे थे तो हमने उसको θ0 नाम दिया था। कहाँ ये यहाँ पर θ0 नाम दिया था जब डायरेक्टली वो पहली बार गैल्वेनोमीटर से डिस्चार्ज हो रहा था। लेकिन जब वो रजिस्टर से डिस्चार्ज होने के बाद जो चार्ज बचा वो दूसरी बार जब गैल्वेनोमीटर से डिस्चार्ज हो रहा है तो उसको हमने θ1 नाम दिया है। तो इस एक्सपेरिमेंट में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट यही पार्ट है, जो हम सबसे पहले क्या करते हैं, चार्ज किया, गैल्वेनोमीटर से डिस्चार्ज किया, डिस्चार्ज करने के बाद वो ऑब्जर्वेशन ले लिया, तो वहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन आया उसको हमने कहा θ0। ओके, उसके बाद उसको हमने फिर से चार्ज किया, फिर रजिस्टर से डिस्चार्ज किया, रजिस्टर से कुछ देर डिस्चार्ज होने के बाद फिर से हमने उसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया सो दैट वी कैन टेक द ऑब्जर्वेशन ऑफ θ1। ओके, और ये अपने को पता ही है कि अगर दिस θ0 अपॉन θ1 ये क्या हो जाएगा, e⁻t/RC हो जाएगा। कहाँ से, यहाँ से है ना। यहाँ से रख दीजिए, रख देंगे तो मिल जाएगा यहाँ से, और यहाँ से रखेंगे तो ये मिल जाएगा अपने को। ठीक है, तो यहाँ से R की वैल्यू अपने को निकालनी है। θ0 और θ1 हम ऑलरेडी मेज़र कर चुके हैं। ओके, तो दिस R इज़ नथिंग बट फ्रॉम हियर दिस इक्वेशन R इज़ नथिंग बट दोनों तरफ हम अगर नेचुरल लॉग ले लें तो दिस बिकम्स T कैपेसिटी। अच्छा, इसमें हमको उसका जो कैपेसिटेंस है वो ज्ञात होना चाहिए, अगर वो नहीं पता होगा तो हम नहीं निकाल सकते इस इक्वेशन से ये इक्वेशन। तो ये सिंपल एक एक्सपेरिमेंट है। अब ये करने के लिए क्या करते हैं, टाइम नोट करते हैं। θ0 θ1 हम ऑलरेडी नोट कर चुके हैं, उसका लॉग लेते हैं, स्लोप निकाल लें तो अपने को R का वैल्यू पता चल जाएगा। ओके, सिंपल y इज इक्वल टू mx फॉर्म में उसको करके हम कर सकते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट है। अब अगर कैपेसिटर का अपना कुछ एक रेजिस्टेंस होगा तो थोड़ी सी गलती होने की संभावना होगी इस R में, तो वो उतना ठीक है। तो जो बेसिक प्रोसीजर है, सेकेंड ईयर में एक्सपेरिमेंट ये आप लोग करेंगे, उसमें अभी थोड़ा सा एक्सप्रेशन बचा हुआ है। दो बार इसको लेंगे, एक को कुछ और नाम देंगे, एक को कुछ और नाम देंगे, R प्राइम निकालेंगे। बट द थिंग इज़ कि सर्किट डायग्राम ये रहेगी। तो इसमें हम एक मॉर्स्की का इस्तेमाल करते हैं और एक टू वे की का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज करेंगे और उसको डिस्चार्ज करेंगे गैल्वेनोमीटर के थ्रू। दोबारा हम कैपेसिटर को चार्ज करेंगे, उसको थोड़ी देर हम रजिस्टर से डिस्चार्ज होने देंगे सो दैट सम पार्ट ऑफ द चार्जेस वो कैपेसिटर से हट जाएं। फिर अगेन हम जो रिमेनिंग चार्ज है उसको फिर से कनेक्ट करेंगे थ्रू गैल्वेनोमीटर। ओके, और इन दोनों ऑब्जर्वेशंस को लेकर के सिंपल मैथमेटिक्स उसको हमने लगाया है। तो
इस तरीके से हमारा जो ओवरऑल सिलेबस है वो ख़त्म होता है। आई नो कि ये पार्ट कुछ थोड़ा फास्ट हो गया है, बट आई होप कि आप कि अपनी बुक से कुछ कंसल्ट करेंगे और उसको पढ़ेंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, और अगर कोई क्वेरी हो तो आप क्लासरूम पे डाल सकते हैं। ओके।